हेलो डियर्स, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड न्यू पैटर्न पर आधारित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जिन लोग अच्छे से सीरियस तौर पे तैयारी कर रहे हैं उन लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर रखना, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोग को बता दो, जिन लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि वे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एडीओ का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितना ज़्यादा लोग का कमेंट रहेगा उस हिसाब से मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है इसको माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता था। और ये है, और हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, इसको जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता था, दोनों को, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्टार पॉइंट डाल लीजिएगा। तो ये है इसका राइट आंसर, 1398 में किया था। और इस टाइम तुगलक वंश का शासन कौन था? तुगलक वंश, इसका शासक कौन था इस टाइम? तो इस टाइम इसका शासक था नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, ये इस टाइम का शासक था तुगलक वंश का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना, जो स्वतंत्र भारत हुआ हमारा 1947 में, तो इस टाइम जो गवर्नर जनरल बना है, ठीक है, जो गवर्नर बना, गवर्नर जनरल, वो कौन था? तो वो एक भारतीय था, ठीक है। याद रखना ना, भारतीय बना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये कब बने? तो देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये जस्ट एक साल बाद बने, मतलब समझिए 1948, ठीक है, इस टाइम बने, ठीक। और उस टाइम जो है माउंटबेटन जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अपने पद से इस्तीफा दिया। और देश के आज़ादी के टाइम, ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान कौन था गवर्नर जनरल? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा देखिए ये 4 नाम दिया हुआ है, ठीक है, 4 नाम। तो इसमें से जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे, ठीक है, उसका ये 3 नाम उसी का पर्यायवाची समझिए, और एक जो नाम है वो अलग है, समझिए। तो वो अलग नाम कौन सा है हमको उस पर टिक करना है, ठीक है। बाकी तीनों नाम क्या है? सेम है। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका राजनीतिक सलाहकार जो इसके गुरु थे वो कौन थे? आचार्य चाणक्य, ठीक है, आचार्य चाणक्य। तो इसमें नाम दिया हुआ है चाणक्य, ठीक है। कई जगह अर्थशास्त्र में कौटिल्य भी बोला जाता है, ये दोनों तो हम लोग को पता है, ठीक। अब हम लोग को डाउट किस में? विष्णुगुप्त और समुद्रगुप्त में, है ना। तो इसका देखिए आप लोग को क्या लगेगा? विष्णुगुप्त लगेगा, समुद्रगुप्त लगेगा, ठीक है। तो जहाँ तक आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से यदि पढ़े रहेंगे तो आप लोग को सबसे ज़्यादा जिक्र मिलेगा समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का। क्यों? क्योंकि ये इसी का वंश का है ना, ये समझिएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। क्योंकि देखिए जो आचार्य चाणक्य है उसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अलग कौन है? तो अलग है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त था ये गुप्त वंश का था, ठीक, मतलब ये गुप्त है तो गुप्त वंश का है ना, प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो जो पाल साम्राज्य है वो लगभग 750 से 1174 ईस्वी के टाइम का माना जाता था, ठीक है। और ये जो पाल साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन किया है पता है आप लोग? तो इसका जो संस्थापक है वो है गोपाल, ठीक है, जो कि मुंगेर, उस टाइम मुंगेर एक राजधानी हुआ था, ठीक है, मुंगेर राजधानी था इन लोग का। जो इसका संस्थापक है इसका नाम है गोपाल और उस टाइम इसका राजधानी था मुंगेर, ठीक है। इसका से रिलेटेड है पाल वंश का राजधानी मुंगेर था, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूर्वी हिस्से में था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोग को पता है कमेंट करके बताइएगा, जिन लोग को नहीं पता है उन लोग आंसर सुन लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक। 1, 2 और 4 गुजरात, झारखंड, मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और याद रखिए इसका ये आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, कई लोग को पता नहीं होगा ना, बाकी जिन लोग वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोग को पता होगा। जो कर्क रेखा है वो कितने राज्य से होकर गुजरता है? देखिए पहला क्या है? गुजरात, ठीक है। दूसरा में क्या आ जाएगा? दूसरा में आ जाएगा राजस्थान, ठीक। उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पीबी समझिए, पंजाब मत समझ जाना, ठीक है। पीबी पश्चिम बंगाल समझिएगा, मतलब इसको क्या समझ सकते हैं आप लोग? डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है झारखंड, ठीक। उसके बाद है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। उसके बाद है मिजोरम। तो इस प्रकार ये कितना हुआ? 3, 4, 5, 6, 7, 7 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? जो थार का मरुस्थल है कहाँ है? राजस्थान में ना। राजस्थान मतलब इंडिया का कौन सी दिशा? पूर्व आएगा कि पश्चिम आएगा? ठीक है, पश्चिम आएगा। तो ये जो है पश्चिम दिशा में है। भारत देश की कौन सी दिशा में है थार का मरुस्थल? तो थार का मरुस्थल भारत देश की पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ जो नदी बहती है उस नदी का नाम है लूनी नदी, याद रखना ना, लूनी नदी। और जो मूठा नदी है ये कहाँ बहता है? तो ये है पुणे शहर में बहता है, ठीक है, पुणे में बहता है। जो सावित्री नदी है तो ये सतारा जिले के आसपास से निकली हुई है, ठीक है। सतारा जिला, महाबलेश्वर, सुने होंगे आप लोग नाम, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 नदियाँ निकला हुआ है ना। और जो गिरना नदी है ये कहाँ बहती है? तो ये है, ये इस टाइप से लिखता है ना गिरना, ठीक है, आधा रा रहता है। ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र जल का औसत खारापन कितना होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 3.5%, ठीक है। और किस लिए होता है? समुद्र का जो पानी होता है वो खारापन होता है सोडियम क्लोराइड के वजह से, NaCl, सोडियम क्लोराइड के वजह से, है ना। 3.5%। इसका मतलब क्या हुआ? 35 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में 35 ग्राम उसमें खारापन रहता है। मतलब जो सोडियम क्लोराइड का मात्रा रहता है वो 35 ग्राम रहता है, ठीक है। जिसको mm में लेंगे तो 599 mm आता है, ठीक, इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? देखिए यहाँ क्या बोला गया है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है बोला गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन याद रखना, यदि बोला जाता सर्वाधिक उत्पादन बोला जाता तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो कजाकिस्तान, ठीक। यहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है यूरेनियम का, ठीक है। और दूसरे नंबर पे होता है कनाडा का, ठीक है, कनाडा दूसरे नंबर पे है।
तीसरे नंबर पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये किसके दृष्टि से बता रहा हूं, तो ये है सर्वाधिक उत्पादन के दृष्टि से, यहाँ उत्पादक देश। ठीक है, उत्पादक देश समझिए, मतलब उत्पादन ही समझिए इसको। ठीक, तो इसकी दृष्टि से कहाँ है, कजाकिस्तान फर्स्ट है, कनाडा सेकेंड है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड है। लेकिन सर्वाधिक भंडारण बोला है ना, तो भंडारण ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके तहत जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, इसके तहत क्या हुआ पता है, इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली आया। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली का इस टाइम क्या हुआ, प्रवर्तन हुआ, इसी टाइम इसका प्रवर्तन हुआ। और इस टाइप क्या आया, तो इस टाइम आया प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भी इसी टाइम आया था, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और इस टाइम क्या हुआ है, तो इस टाइम एक चीज़ और मेन है जिसको याद रखिएगा, पहली बार इस टाइम, पहली बार याद रखना ना, पहली बार इस अधिनियम के तहत महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार है वो प्राप्त हुआ, मतलब मताधिकार प्राप्त हुआ, मताधिकार। ठीक है, भारतीय महिलाओं को ना, भारतीय महिलाओं को। ठीक, पहली बार मताधिकार की प्राप्ति कौन से नियम के तहत में हुआ है, तो वो हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मार्ले मिंटो। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। याद रखना, भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो थोड़ा इजी टाइप का है ना, तो आप लोग को डायरेक्ट हार्डली क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा डाउट हो जाओगे। इस तरीके से यदि आप लोग इंटरलिंक करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 244। ठीक है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, बस यहाँ ताकत वर्ड जोड़ दिया हुआ है, विचार की गई ये वर्ड जोड़ दिया गया है, जिसके तहत कंफ्यूज भी हो सकते हो ना, तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 552। ठीक है, 552। लेकिन याद रखना अभी वर्तमान में लोकसभा में, ठीक है, याद रखना लोकसभा, एलएस समझिएगा इसको। ठीक, लोकसभा में 243 सीट में से 243 सीट क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताना क्या होता है, जिसमें दो क्या होता है, मनोनीत होता है, तो इस प्रकार 245 है। ठीक, और राज्यसभा में कितना है, तो राज्यसभा में 250 है। ठीक है, जिसमें से वर्तमान में अभी कितना है, वर्तमान में 233 है, ये क्या है, निर्वाचित है। ठीक है, कमेंट में बताने से पहले इसको जान लो, निर्वाचित है ये भी। ठीक, जिन लोग को नहीं पता है उन लोग। और इसमें से जो 12 है वो क्या है, वो है मनोनीत। तो इस प्रकार का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो लोकसभा है इसमें लोकसभा की अधिकतम सीट कितना है, 552। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 243 क्या है, जिसमें से 243 है निर्वाचित, 2 है मनोनीत। और राज्यसभा में देखिए 250 सीट है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, जिसमें से वर्तमान में 233 निर्वाचित है, 12 मनोनीत है। इस प्रकार इसका 245 होगा ना, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। याद रखना यहां बोला गया भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, मतलब नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि यहां नहीं बोला गया है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है यह मानसून पर निर्भर करता है, तो जो हमारा कृषि होता है ये किस पे जो अधिकतर निर्भर है, यह है मानसून पे। ठीक है, मानसून पे है ना,
तो ये राइट हुआ। ठीक, दूसरा है कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। देखिए कृषि पर जनसंख्या का दबाव है मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो भी कृषि पे क्या है, दबाव है। मतलब क्या है, कृषि करने वाले कम हो जा रहे हैं और जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है, जिससे इसमें दबाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यह निर्वाह कृषि है। और देखिए इसको जैसे समझिए, यदि जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ेगा तो इसके लिए रहने के लिए जगह चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, कृषि का जो स्थान है, खेत वगैरह है, खेत को उन लोग घर में बदल रहे हैं, जिससे कृषि जो जमीन है वो कमी आ रहा है उसमें। ठीक, तो इस प्रकार दूसरा भी सही है, यह निर्वाह कृषि है, तीसरा भी सही है। चौथा देखिए इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, जो कि गलत है। तो यहाँ हमको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखने से पहले इसके बारे में और जान लीजिए कुछ कुछ। याद है इसलिए बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये 3 तो दिया हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषता, इसके अंतर्गत और भी विशेषता है, जैसे जो हमारी कृषि है ये प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, प्रकृति निर्भर। और इसके जो जोत इकाई है, ठीक है, जोत इकाइयों में अधिकता, इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, बोने का मशीन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इसमें क्या हो रहा है, अभी अधिकता हो रहा है, लेकिन इसके आकार में क्या हो रहा है, खेत के आकार में कमी हो रहा है। ये भी एक प्रकार का कृषि का ही विशेषता है। ठीक है, और इसके विशेषता देखिए, गरीबी, गरीबी के कारण क्या हो जा रहा है, पूंजी निवेश कम हो जा रहा है। पूंजी निवेश याद रखना ना, जिन लोग के घर में ज़्यादा जनसंख्या है और उन लोग का इनकम क्या है, इनकम बहुत कम है, तो उन लोग क्या करते हैं, सब पैसा खाने में यूज़ कर देते हैं, जिसमें से कुछ जो पैसा बचता है उसका उन लोग क्या करते हैं, जो भी खाद वगैरह हो गया ये सब लेते हैं उन लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पूंजी निवेश कम हो रहा है तो कम फसल मिलेगा, अच्छा से इन लोग को खाद नहीं दे पाते फसल लोग को। ठीक है, नेक्स्ट इसका विशेषता है खाद्यान्न उत्पादन में प्रामाणिकता भी इसका एक, प्राथमिकता भी इसका एक प्रकार का विशेषता है। जैसे कि अधिकतर जो कृषि है वो खाद्यान्न से ही रिलेटेड है ना, खाद्यान्न उत्पादन, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की कृषि की विशेषता है। जीविकोत्पार्जन, जीविकोत्पार्जन ये भी क्या है, कृषि की विशेषता है, याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है बोला है। याद रखना ना, यहाँ नहीं है बोला है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्धित SLR। ठीक है, वर्धित SLR इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SLR का भी मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका याद नहीं आ रहा है, इसको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार गूगल में नेट में सर्च करके देख लेना। ठीक है, बैंक से रिलेटेड, क्योंकि उतना ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है बैंक से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या है। याद रखना 2000 का नोट तो सभी देख चुके हैं ना, लेकिन कभी ये सोचे कि उसका साइज कितना है। ठीक है, उसका साइज कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 60 और ये जो है 166, ये इसका राइट आंसर है। 60 mm इंटू 166 mm, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, और देखिए जो 2000 का नोट है, भारतीय नोट है, इसमें मेन चीज बात यह है कि इसमें अभी ब्रेल लिपि भी लगा हुआ है ना, ब्रेल प्रिंट है, मतलब जिन लोग अंधे हैं उन लोग टच करके पहचान सकते हैं कि कितने का नोट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद है। इसमें कंफ्यूज मत होना बाघ और सिंह में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो थर्ड पिलर पुस्तक है इसके लेखक है रघुराम राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। याद रखना ये 23वें नंबर के क्या थे, 23वें नंबर के गवर्नर थे ना RBI के, है ना, RBI का।
गवर्नर 23वें नंबर का रघुराम राजन, ठीक है, 2013 से 2016 में। और इससे उसके ये गवर्नर होने से पहले क्या थे, तो जो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके आर्थिक सलाहकार भी थे, आर्थिक सलाहकार थे। उसके बाद इनको क्या बना दिया गया, इनको बना दिया गया गवर्नर आरबीआई का 2013 से 16 के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का संस्थापक था ना, ठीक है, 1206 से 1990 के मध्य, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो भी तुर्क शासक था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था गुलाम वंश का। याद रखना 1206 से 1990 तक जो भी दिल्ली सल्तनत में तुर्क शासक था उसको गुलाम वंश का बोला जाता था, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आया वो आया है 1206 से 1210 तक का, ठीक, 1206 से 1210 तक का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ की रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, एकदम इजी सा आंसर है, मियाँ तानसेन, ठीक है। और इसके जो शिक्षक थे ये कौन थे, तानसेन के शिक्षक का नाम पता होगा आप लोग को, हरिदास, हरिदास, ठीक, ये भी मेरे ख्याल से तानसेन ही है, ठीक है। ये तानसेन वर्ड पता नहीं लेकिन हरिदास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। तो इसके तहत क्या आता है, इसके तहत आता है मौलिक अधिकार। याद रखना जिसको अनुच्छेद 32 में रखा गया है, ठीक है, इसको मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है ना, मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसके संरक्षक कौन है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये इसके मतलब संरक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्योंकि देखिए इसमें जो है प्रस्तावना में पूरा जितना संविधान है उसके मूल को इसी में निहित कर दिया गया है, ठीक है, मूल को मतलब उसका जड़ है, समझिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पंचशील का नारा किससे संबंधित है। तो पंचशील का नारा संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। क्योंकि देखिए उस टाइम क्या हुआ, जो दूसरे देश थे, ठीक है, दूसरे देश खास करके चीन, इसके साथ द्विपक्षीय के संबंध में, द्विपक्षीय जो संबंध हुआ था, द्विपक्षीय प्रस्ताव हुआ था, उससे रिलेटेड पंचशील का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। मतलब जैसे कि अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, ठीक है, डॉलर है ना अमेरिका का, और अपना कौन सा है, इंडिया का है रुपया, ठीक। रुपया का साइन किस प्रकार है, इस प्रकार है ना, रुपया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, दूसरे देश के मान को बढ़ावा दे दिया है और अपने देश जो घरेलू मुद्रा है इसके मान को कम कर दिया है, इसको बोला जाता है अवमूल्यन, ठीक है। और इसी प्रकार होता है अधिमूल्यन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अधिमूल्यन ये क्या होता है, तो इसमें होता है जो विदेशी पैसा होता है ना, डॉलर जैसे समझे, इसको कम महत्व दिया जाता है, और जो घरेलू मुद्रा होता है इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसको बोला जाता है अधिमूल्यन, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25, गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है पंडित मांगे राम के द्वारा ना। ये कौन सा है, तो ये है रागिनी गंगा जी तेरे खेत में, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, रागिनी गंगा जी तेरे खेत में, ठीक है, पेन थोड़ा अटक रहा है, रागिनी गंगा जी तेरे खेत में, इसका लिखा हुआ मतलब इसके द्वारा लिखे गए गीत है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ना कोट में डाल के नोट कर लीजिएगा। रागिनी गंगा जी तेरे खेत में कविता जो गीत है इसके लेखक पंडित मांगे राम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार ये जो है 25 क्वेश्चन
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड ये है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे रखो ताकि जो भी वीडियो है अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना जिन लोग एडीओ का चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है, PRS। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।